मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप सब इस बात से विदित हैं कि ये सरकार कई लोगों के कहने के बावजूद, कई संगठनों के कहने के बावजूद, श्रीनगर के आम लोगों के कहने के बावजूद और गढ़वाल क्षेत्र से, चाहे वो टिहरी जिला हो, चाहे रुद्रप्रयाग जिला हो, पौड़ी जिला हो और आसपास के सभी स्थान हो, चमोली जिला हो, सभी जिलों के लोगों के कहने के बावजूद ये कुंभकर्णी सरकार इस बात से बिल्कुल भी नावाकिफ है कि इस मेडिकल कॉलेज की क्या आज स्थिति हो गई है। आज आप सब लोग जानते हैं कि 3 लोग सिर्फ इस कारण यहां पर जान गंवा चुके हैं कि डायलिसिस जो मशीन है, डायलिसिस वार्ड है, उसमें बहुत ही अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। हमारा मकसद सरकार को यह चेताना है, हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हमारा मकसद सरकार को चेताना है कि सरकार इन अव्यवस्थाओं को दूर करे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब मैंने कल इस आशय का एक पोस्ट अपनी डाली कि मैं कल यहां पर इस आशय को लेकर धरना प्रदर्शन में यहां पर रहूंगा, तो सरकार ने इस बात के ऐलान के बिना सरकार को यह ऐलान करना चाहिए था कि भाई गणेश गोदियाल ने यह पोस्ट डाली है, हम इसको 1 हफ्ते में ठीक करते हैं। तो करते हम ये कि हम 1 हफ्ते के लिए इस बात को टालते, लेकिन सरकार ने व्यवस्था क्या की? सरकार ने हमारे स्वागत के लिए यहां इतनी बड़ी संख्या में पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार को कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और श्रीनगर के नागरिक आतंकवादी नहीं है, बल्कि अपने हित में और आपकी अनदेखी के फलस्वरूप उपजे हुए इस अव्यवस्था को उजागर करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से हम सिर्फ इस बात को उठा रहे हैं कि भाई इस तकलीफ को दूर किया जाए। मैं पुलिस के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसी बातें, ऐसी स्थितियां अनेक बार पैदा होंगी और इसमें इसका हल आपको भी निकालते आना चाहिए। जो पुलिस के अधिकारी हैं यहां पर, ऐसा नहीं होता कि कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन या उस क्षेत्र के लोग यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो यह नहीं होता कि आपके अधिकारियों ने आपको आदेश दे दिया हो कि इनको खदेड़ दो और वो निकल जाए वहां से। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें होगा ये कि आपके और आम लोगों के बीच संघर्ष होगा और उस संघर्ष में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो नुकसान ना हो, ये भी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। इसलिए उचित ये होता है कि जो इस प्रकार के आंदोलन करने, लोकतांत्रिक ढंग से बिना हिंसा के जो आंदोलन करना चाहते हैं, इस देश में उन्हें अधिकार है और ये आप लोगों को अवगत होना चाहिए कि उन्हें उनके इस फर्ज को पूरा करने के लिए एक उचित पैसेज दिया जाता है कि आप यहां पर करिए। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप यहां पर खड़े हो जाएं और कहें कि हटो यहां से। यह अधिकार बिल्कुल आपको नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आइंदा श्रीनगर में पुलिस की विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बात का ध्यान रखें। संघर्ष होगा, सरकार के खिलाफ संघर्ष होगा और ये लोकतंत्र में विपक्ष का एक हथियार है जनता के लिए, जनता के हित में उपयोग किए जाने वाला हथियार है कि हम इस संघर्ष के हथियार को अपनाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग हमारे सामने, हमारे विपक्ष में खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप हमें सेफ पैसेज दीजिए। हम तो पहले यहां पर हमने कहा कि भाई हम यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई गाड़ी आ गई, इमरजेंसी में कोई गाड़ी आ गई तो उसके लिए खुला है, कोई बात नहीं है, गाड़ी आ जाए। लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी को भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने के लिए रोका जाए। मेरे प्यारे भाइयों, श्रीनगर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैंने अभी कहा कि हम लोग इस मकसद से यहां पर हैं कि सरकार इस बारे में सोचे कि आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या हो गई है। हमारे एक साथी भाई सुधांशु नौडियाल जी ने कहा कि सन 1984 में यहां पर स्वर्गीय उस समय की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने यहां पर बेस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और उस समय आज से 40 साल पहले इस मकसद से इस बेस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया कि यह बड़ा इलाका चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उस समय रुद्रप्रयाग जिला नहीं था, उस समय चमोली जिला था और कुछ हिस्सा उसका पौड़ी और टिहरी में था। लेकिन ये टिहरी, पौड़ी और चमोली जिला इतना बड़ा इलाका है
और यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा को स्थापित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर यह हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। और तदुपरांत कई सालों के बाद, करीब 25 सालों के बाद यहाँ पर जब तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थे, उस समय यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात की गई कि भाई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया और उसके बाद वर्षों बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन आज आपके श्रीनगर का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है, चमोली जिले का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है, गुप्तकाशी का, उखीमठ का, जखोली का, रुद्रप्रयाग का, पौड़ी का, यहाँ टेरी गढ़वाल के हमारे तमाम लगे हुए क्षेत्र का, बड़ियारगढ़ का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है, देवप्रयाग का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है कि छोटी सी भी अगर कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, तो इस मेडिकल कॉलेज से ज्यादा विश्वास वो बगल में संयुक्त पर करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे ज्यादा विश्वास उस पर करते हैं। कोई भी मेरा भाई सूचना अधिकार से इस मेडिकल कॉलेज से सूचना प्राप्त कर सकता है कि पिछले एक साल में कितने लोगों को, कितने मरीजों को इस मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड। और ये इस बात की हकीकत है कि ये मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासक की वजह से और मंत्री धन सिंह रावत जी की वजह से ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में स्वयं मरीज बन गया है। और इस मेडिकल कॉलेज जो कि मरीज बन गया है, उसका इलाज ये आंदोलन ही कर सकता है, इसके सिवा इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। इनको चेतना होगा। माननीय यहाँ पर हमारे तमाम वक्ताओं ने कई बातें कही और इस मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि जब किसी संस्था का मुख्य अधिकारी, किसी संस्था का प्रशासक अगर मंत्री की गोद में बैठ जाए, अगर मंत्री का साथी बन जाए और भ्रष्टाचार में दोनों की पार्टनरशिप हो जाए, तो उस संस्थान का होना क्या है। आज यही कहानी मेडिकल कॉलेज की है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को मैं खुलेआम आज पहली बार इस बात की ताकीद देता हूं, उनको खबरदार करता हूं कि सरकारी सेवा में जो लोग सेवा करते हैं वो ये न समझें कि रिटायर हो जाने के बाद उनके पाप मुक्त हो जाएंगे। उनके पापों से मुक्त नहीं हो सकते। रिटायर होने के बाद भी उनके पापों की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए खबरदार, ये गणेश गोदियाल आज कांग्रेस के अपने तमाम साथियों के साथ इस बेस हॉस्पिटल के और इस मेडिकल कॉलेज के गेट से आपको खबरदार कर रहा है कि आप कृपया सुधर जाएं। आप हमारे भाई हैं। मैंने सुना आप श्रीनगर के रहने वाले हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, लेकिन जो लोग अपने कौम के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ और इस उत्तराखंडियत के साथ जो व्यक्ति न्याय नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप में वो माफी के योग्य नहीं है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, माफी वीरों का भूषण होता है। मैं ये मानता हूं कि माफी वीरों का भूषण होता है और हमें ये बात है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी को माफ किया जाए। लेकिन एक बात और भी है, शास्त्रों में कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरे, सच के साथ सच की भाषा में अगर बात की जाए तभी उसको समझ आती है। इसलिए आज ये बात यहाँ पर कहनी पड़ रही है। यहाँ पर धमाल हो गया पूरे विधानसभा में। ये एसडीएम, श्रीनगर की एसडीएम, श्रीनगर की एसडीएम, अरे भाई आज मेला चल रहा है, उस मेले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ताओं के अलावा उन्हें कोई दूसरा नहीं दिखता है कि ये भी लोग हैं। और जब फोन करो पहले तो फोन नहीं उठाती है, बहुत बड़ी डिप्टी बन गई है। अरे भाई ये लोकतंत्र है, आप पब्लिक के सेवक हो, आप राजा नहीं हो। लेकिन अफसोस है कि धन सिंह रावत के साथ वो भी अपने को राजा समझने लगी है। चर्चा है पूरे शहर में, धन सिंह रावत जी के साथ उनकी साजिदी के चर्चे हैं, उनकी साजिदी चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने आज सुबह उन्हें फोन किया और इतना घमंड इतना कि जब मैंने उन्हें कहा कि आपको ये नेताओं की चमचागिरी छोड़नी होगी, बीजेपी के मंत्री की चमचागिरी छोड़नी होगी, तो फोन काट देती है। इतना घमंड। सरकारी सेवा में होना, वक्त आएगा, वक्त बदलेगा और आपको हिदायत दे देता हूं कि तब भी किसी नेता की चमचागिरी करोगी, तब जो लोग यहाँ जो है, यहाँ तहसील में
तमाम लोग गांव से आते हैं, अपने कामों के लिए आते हैं, वहां नहीं बैठ रही है। नगर आयुक्त बनी हुई है, नगर आयुक्त, क्योंकि वहां माल मिलता है, माल के लिए बैठी हुई है। अभी हम आ रहे थे, अभी हम आ रहे थे 11 बजे अदिति वेडिंग पॉइंट में बीजेपी के नेताओं की चापलूसी करने में लगी हुई है, जनता के काम नहीं करती। क्या ये चलेगा? इस लोकतंत्र में ऐसे अधिकारियों को पाठ पढ़ाने में कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। हम इनको पाठ पढ़ा के रहेंगे, देखी जाएगी, या तो ये सुधरेंगे या तो इनको यहां से निकलना होगा, यहां से ट्रांसफर करना होगा। और जब सरकार बनेगी, मैं जानता हूं किसी की जो चापलूसी करना सीख गया हो वो फिर किसी नेता को पकड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये गणेश गोदियाल दो चीजें याद रखता है। ये गणेश गोदियाल दोस्ती भी याद रखता है, ये गणेश गोदियाल दुश्मनी भी याद रखता है। और निजी रूप में मैं किसी अधिकारी से कोई फेवर नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसे से उन्हें तनख्वाह मिलती है और लोगों का काम करें। यहां पर मेडिकल कॉलेज में कितने दुर्भाग्य की बात है। मेरे अभी कोई मेरे हमारे भाई, एक जिनका नाम इसमें अंकित है? राकेश ने कुछ और नाम है, राजकिशन शर्मा जी, ये मुझे प्रार्थना पत्र देके गए, जो इन्होंने काफी पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि उनकी पुत्रवधू यहां पर प्रसव काल के दौरान उनको इलाज कई दिन से मतलब जो डेली दिखाना पड़ता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चेक कराना पड़ता है, उसके दौरान उनको जो हिदायतें यहां से मिली उसके अनुसार चले। और अंत में ये केस इतना क्रिटिकल हो गया कि नवजात शिशु गंभीर रूप से, मतलब इसमें लिखा है उन्होंने कि वो 12 मतलब दूसरे दिन लापरवाही के चलते वो हाथ नहीं लगा। अब आप ये बताइए, ये मेडिकल कॉलेज अच्छे भले आदमी को मारने के लिए बना है और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई ये कहे कि भाई कांग्रेस के लोग यहां पर क्यों कर रहे हैं, ये पुलिस वाले ये कहे कि यहां पर नहीं आने चाहिए, तो भाई ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा लोकतंत्र में हमारा फर्ज है कि हम जनता की आवाज को उठाएं, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और इस सरकार को झुककर जनता के सामने नतमस्तक होकर इन मसलों का हल निकालना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आज का धरना, आज का प्रदर्शन, भाई गायत्री जी भी वहां से दिख रहे हैं और इन्होंने गांधी टोपी आज लगा रखी है, आपका भी सादर अभिवादन है। ये धरना और प्रदर्शन आज सिर्फ इस बात का प्रयास है कि सरकार चेते। और सरकार ने अभी बता रहे हैं कि आज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं लोग कि नई मशीन खरीद ली गई है। हमें भाई मेरी बात सुनो, खरीद ली मशीनें तो यहाँ इतनी खरीद ली गई है, लेकिन उस मशीनों को खरीदने का मकसद जनता के हित में हो तब उन मशीनों को खरीदने की सार्थकता है। अन्यथा ये मशीनें खरीदने का काम तो धन सिंह रावत जी का जेब भरने के लिए हो रहा है। ये धन सिंह रावत के जेब भरने के लिए खरीदी जा रही है मशीनें। 6 महीने से कैथ लैब बंद पड़ी है, पूरा होने के बाद बंजर पड़ा हुआ है कैथ लैब, क्या करोगे मशीनें खरीद के? इसके अलावा यहां पर कुछ बच्चों ने अगर अपनी बात उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, वो चाहे किसी पार्टी का, मैंने सुना वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर किसी पार्टी के क्यों ना हो, अगर उन्होंने ये बात उठाई है सार्वजनिक हित में तो उन पर मुकदमा किया जा रहा है। अरे भाई, तुम अपने आदमी को भी डरा रहे हो, तुम विपक्ष को भी डरा रहे हो, जो तुम्हारे सामने प्रश्न पूछता है तुम उनको भी डरा रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए धन सिंह रावत जी के चरित्र के बारे में जो मैंने रीड किया वो मैं कहना चाहता हूं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अमीरों में भी गरीबों में भी। एक वो लोग होते हैं जिनका बचपन में जिनको तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं भी उसमें हूं और धन सिंह रावत जी भी उसमें है। लेकिन उन तकलीफों के दौर से गुजरने वाले लोगों में फिर 2 कैटेगरियां बनती हैं। एक कैटेगरी ऐसी बनती है कि जिनका बचपन गरीबी में गुजरा हो, वो अगर बड़े होकर ठीक ठाक हो जाए तो वो दूसरों की गरीबी दूर करने के बजाय अमीरों को गरीब करने में लग जाता है, जो ठीक ठाक है उसको भी गरीब करने में लग जाता है। वो दूसरों को कम करके अपने को ऊपर करना चाहता है, एक कैटेगरी वो है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो सबको ऊपर लेके उठना चाहता है। इसी प्रकार ज्ञान में भी अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो वो दूसरे के अज्ञान को ऊपर उठाता हुआ उसको ज्ञान में बदलने की कोशिश करता है। और एक कैटेगरी वो होती है
कि उसको अगर कुछ पावर आ जाए तो वो दूसरे को भी अज्ञानी बनाना चाहता है। ये दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति धन सिंह रावत जी हैं। ये दूसरे का भला नहीं बल्कि दूसरे का बुरा कर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलामी कराना चाहते हैं। ये भावना, इस भावना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। अरे भाई प्रिंसिपल साहब, आप एमबीबीएस पढ़े होंगे, आपने एमएससी एमडी किया होगा, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे, और कितने बेशर्मी की बात है कि आप नेताओं की गुलामी करने पे आ गए हो, गुलामी करने पे आ गए। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। जीवन भर श्रीनगर के लोग आपको इस रूप में याद करेंगे कि एक प्रिंसिपल यहां से पढ़ लिखकर प्रिंसिपल बने और धन सिंह रावत की गुलामी करने पे लग गए। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पे धिक्कार है, ऐसी पढ़ाई पे धिक्कार है जो पढ़ाई किसी की गुलामी करने के लिए आपको प्रेरित करती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को सार्थकता से लेते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इस बात का संज्ञान ले, और इस मेडिकल कॉलेज धन सिंह रावत जी के बस का नहीं है, लेकिन धामी जी इस बात का संज्ञान ले और इस मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधारने के लिए सर्वप्रथम यहाँ से ये जो प्रिंसिपल साहब हैं रावत जी, इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अगर कोई सूचना अधिकार लगाए और यहाँ पूछे, वो तो मैं लगा सकता था, पर मैं इस मेडिकल कॉलेज का हित नहीं चाहता हूं। अगर मैंने सूचना अधिकार लगा दिया और एक कंप्लेंट कर दी तो मेडिकल कॉलेज चलेगा नहीं। फिर इतना बड़ा गड़बड़ झाला यहां है। आपको पता होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मानक हैं, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए कितने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, कितने प्रोफेसर चाहिए और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह निर्धारित है। ये उसका 25% पूरा नहीं करते हैं, 25%, फिर भी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, फिर भी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा हित इसमें है कि ये मेडिकल कॉलेज चले, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर सूचना अधिकार कभी लगा देगा, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही हो तो उसको रास्ता दे दीजिएगा, या नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई सूचना अधिकार लगा दे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर इस बात की शिकायत दर्ज कर दे तो ये मेडिकल कॉलेज चल ही नहीं पाएगा। अभी यहीं पर भाई बता रहे हैं 60,000 पेमेंट, इनका पेमेंट नहीं किया है। ये गरीब आदमी है, कितनी बार वहां जाएंगे। 2014 में इन्होंने काम किया है। भाई आपने सुविधा शुल्क नहीं दिया होगा, इनको जाओ धन सिंह रावत जी के सामने सुविधा शुल्क रखो और ये बताओ, तब आप उत्तराखंडी हो जब सुविधा शुल्क रखोगे। अगर आप सुविधा शुल्क नहीं रखोगे तो आपको उत्तराखंडी नहीं माना जाएगा। ये हाल है, ऐसे हाल है। इसलिए मेरा कांग्रेस के सभी साथियों से निवेदन है कि कम से कम महीने में एक बार इस मेडिकल कॉलेज में आकर यहाँ की स्थिति को चेक करिएगा, और अगर एक महीने में ये सब चीजें ठीक नहीं हुई तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे के नीचे आप सबके सहयोग से, श्रीनगर के तमाम हमारे भाइयों के सहयोग से, आसपास के क्षेत्रों के भाइयों और बहनों के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में करेंगे और पूरी जवाबदारी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अंत में मैं अपनी बात को इस बात के साथ पूरा करना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विभागों के अफसर हैं और जो अभी भी गलतियां करने में लगे हैं, कृपया वो अपने को ठीक कर लें। उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिनिधित्वता उत्तराखंड की जनता के साथ होनी चाहिए। हमें कोई उनसे रियायत नहीं चाहिए, हमें उनसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं आपको अपना एक वाकया याद दिलाता हूं। मैं निष्ठावान व्यक्ति को पसंद करता हूं, किसी भी पद पर हो। मैं अपना एक वाकया याद दिलाता हूं। 2002 में जब इलेक्शन था और टिकट बंटने वाले थे, तो हमारे क्षेत्र उस तरफ राठ के हमारे पठानी पागों के लड़के मेरे पीछे लगे हुए थे कि साहब आपने चुनाव लड़ना है। मैं निष्ठा की बात कर रहा हूं। निष्ठा की कीमत होनी चाहिए और निष्ठावान व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन निष्ठा अपने लिए नहीं, जिस पद पर उसको नियुक्त किया गया है उस पद के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो हुआ ये वाकया, ये दृष्टांत है, ये हम सबके जीवन में काम आता है। दृष्टांत ये है कि 2002 के इलेक्शन में यूथ सब मेरे साथ लगा था। उस समय हम भी यूथ थे और लगा था यूथ की साहब आपको चुनाव लड़ना है, कांग्रेस का टिकट आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई हमारे यहां से सीनियर नेता है शिवानंद नौटियाल जी, उनको टिकट मिलेगा, हम सब लोग उनके लिए काम करेंगे।
लेकिन लड़कों की अपनी एक जिद होती है। भाई सूरज जी, परसों आपकी शादी है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। तो ये तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आपको लड़ना है, हम आपके लिए जिद होता है, अपने अपने सपोर्टर होते हैं कि आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। तो एक दिन पावो शेर तरफदारी संजक रैली चली मेरे सपोर्ट में। अब एक व्यक्ति उसमें ऐसा था, मैं नाम भी ले लेता हूं, वो व्यक्ति का नाम था मगन सिंह भंडारी। अब ओम गोपाल भाई, मगन सिंह भंडारी पार्टी का कुछ पदाधिकारी था। अब वो तब तक मेरे साथ था जब तक ये था कि गणेश गोजाल को टिकट मिलना चाहिए। मैं मना कर रहा था कि नौटियाल जी को टिकट मिले, नौटियाल जी लड़के नहीं मान रहे थे। अब दूसरे दिन नौटियाल जी का टिकट डिक्लेयर हो गया, कांग्रेस का टिकट नौटियाल जी का डिक्लेयर हो गया। हम सब में से मैं भी ये चाह रहा था कि उनका हो जाए, मैं अपने बाकी लड़कों को समझा रहा था, पर उसमें मगन सिंह भंडारी नदारत था। मुझे सूचना मिली कि मगन सिंह भंडारी नौटियाल जी के साथ चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मन से तो यही चाहता था नौटियाल जी को टिकट मिले। और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम जो भी घटा आप सब जानते हैं, उसके बाद नौटियाल जी का टिकट कटा और मेरा टिकट हो गया, और मगन सिंह भंडारी मेरे पास आ गया। फिर जब मैंने देखा कि भाई ये क्या बात है, मैंने पूछा मगन सिंह को, मैंने कहा मगन सिंह ये क्या बात हुई कि तुम पहले मेरे साथ थे, फिर तुम नौटियाल जी के साथ हो गए, और उसके बाद फिर तुम मेरे साथ हो गए। मगन सिंह ने कहा, मेरे जीवन का दृष्टांत है वो। मगन सिंह ने कहा कि साहब उस दिन तक आप कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में प्रचारित हो रहे थे, मैं आपके साथ था। उसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट नौटियाल जी हो गए, मैं उनके साथ हो गया, और उसके बाद फिर वो टिकट कट गया, आपका हो गया, तो मैं आपके साथ हो गया। मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति। और मैं आपको बताऊं, मैंने उस व्यक्ति को उसका पुरस्कार दिया, वो मेरे साथ से हट गया था। नाराज होने के बजाय मैं उस पर खुश हुआ कि तुम्हारी निष्ठा जिस पद को तुम धारण कर रहे हो उस पद के साथ है, और तुम ऐसा वाकया होने पर, ऐसी स्थिति आने पर तुम नौटियाल जी के साथ चले गए, तुम पुरस्कार के पात्र हो। राष्ट्र महाविद्यालय में लाइब्रेरियन की नौकरी कर रहा है गणेश गोजाल के उस वाकये के साथ, उस वाकये से मैंने राष्ट्र महाविद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में उनको नियुक्ति प्रदान करने में अपना योगदान दिया, पुरस्कार दिया। तो जो व्यक्ति पुलिस की नौकरी कर रहा है उसको अपने पद के साथ न्याय करना है, जो इस मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य बना हुआ है उसको अपने पद के साथ न्याय करना है, उसको धन सिंह या गणेश गोजाल के साथ न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। ये चेताने के लिए आज ये रैली यहां पर हमने कर रखी है। अगर प्रधानाचार्य जी अपने पद का आभास उन्हें हो जाए और अपनी जवाबदेही के साथ वो आज से अगर काम करना शुरू कर दें, तो कल से इस मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधरने लगेगी। और अगर उनकी निष्ठा धन सिंह रावत जी के साथ बनी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बनी रहेगी, और अपेक्षा ये होगी कि 1, 2, 3 साल का एक्सटेंशन मिलकर और उनकी जिंदगी में कुछ और रुपयों का इजाफा हो जाए, तो एक न एक दिन इस खामियाजे के साथ उनको अवश्य गुजरना पड़ेगा, जो आज तक उन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया, भेदभाव किया, और जो यहां पर कृत्य किए उसका खामियाजा भी उन्हें निश्चित रूप में भुगतना पड़ेगा। इसी चेतावनी के साथ मैं अपने संबोधन को यहां पर विराम देता हूं, और अधिकारियों को उम्मीद करता हूं कि मेरे इस भाषण को पूरा सुन लें, आज दोबारा सुन लें, श्रीनगर के एसडीएम दोबारा सुन ले, जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने से जो उन्हें तकलीफ होती है उस तकलीफ को महसूस न करें। वो महसूस करें कि अगर कोई जनप्रतिनिधि उन्हें फोन करता है तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि वो इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संबोधन को विराम देता हूं। आप सब साथियों का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों को वक्ता के रूप में यहां पर संबोधन करने का अवसर नहीं मिला, मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पहले तो 1 महीने बाद इस मकसद के लिए हमें धरना न करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़े तो उस दिन आपका नंबर अवश्य आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।